धीरे धीरे अब हम मैक को एडवांस लेवल पर सीखने वाले हैं और मैक का प्रो यूजर बनने के लिए आपको मोस्ट इंपोर्टेंट टूल्स को भी सीखना पड़ेगा, जिसमें से एक है एक्टिविटी मॉनिटर। यहाँ पर आप अपने सिस्टम का रियल टाइम प्रोसेसिंग देख सकते हैं कि बैकग्राउंड में कौन सा ऐप या कौन सा फीचर कितना प्रोसेस, रैम, हार्ड डिस्क और इंटरनेट यूज कर रहा है। और इसी के साथ ही हम मैक के कुछ हिडन फीचर्स के बारे में भी जानेंगे। तो आइए लर्न मैकओएस इन हिंदी की सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। अगर आपने इस सीरीज के पहले वीडियो को नहीं देखा है तो मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि आप पहली वीडियो से शुरू करें। मैक को इसको समझने में आसानी होगी। प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हाँ, अगर आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम आ रही है ना, तो कमेंट में #मैकफिक्सिंग लिखकर आप अपनी प्रॉब्लम को लिख सकते हैं। मैं उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। लेकिन ये फीचर सिर्फ प्रो मेंबर के लिए है, तो जाओ मेरे चैनल को ज्वाइन करो और बन जाओ मेरे प्रो मेंबर। तो चलिए अब एक्टिविटी मॉनिटर को ओपन करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एक्टिविटी मॉनिटर को ओपन कैसे करते हैं। यहाँ पे आपको ऐप दिखेगा, ऐप पर आप क्लिक करेंगे तो आपको नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पे यूटिलिटी में एक्टिविटी मॉनिटर दिख जाएगा। या फिर आप स्पॉटलाइट से भी सर्च कर सकते हैं। क्या करना है, कमांड प्लस स्पेस को क्लिक करना है और यहाँ पे लिखना है एक्टिविटी मॉनिटर। ये आपको एक्टिविटी मॉनिटर मिल जाएगा, यहाँ से आप इसे ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता दूं कि अभी मेरे सिस्टम में मैक ओएस का लेटेस्ट वर्जन टाहो 26 इंस्टॉल है। तो मेरे जो पुराने वीडियोस थे वो सिकोया पर बनी हुई थी, लेकिन अभी से जितनी वीडियोस आएंगी वो लेटेस्ट मैक ओएस टाहो पर ही बनी हुई होगी। अगर आपके सिस्टम में भी अगर पुराना मैक ओएस है तो उसे अभी अपडेट कर लो। और अपडेट कैसे करना है मेरी ये वाली वीडियो देख लेना। इस वीडियो में मैंने आपको सारी चीज समझा दी है। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस टूल के अंदर आपको काफी चीजें देखने को मिलेगी, लेकिन आपको घबराना नहीं है क्योंकि मैं इजी तरीके से आपको सारी चीजें समझा दूंगा। सबसे पहले आप यहाँ पर देख रहे हैं प्रोसेस नेम। प्रोसेस नेम का मतलब ये वो ऐप या फीचर है जो बैकग्राउंड में अभी रन हो रही है। इसके बाद आप यहाँ पे कुछ मेन्यूज दिखेंगे और यहाँ पे कुछ सीपीयू टाइम, यहाँ पे भी कुछ फीचर्स है और नीचे भी कुछ टेबल्स बने हुए, उनमें भी कुछ इन्फॉर्मेशन है। तो एक एक करके हम सारी चीजें समझते हैं। तो जो आप ये प्रोसेस नेम देख रहे हैं ये वो ऐप या फीचर है जो बैकग्राउंड में रन हो रहे हैं। और इसी के साथ आप देख सकते हैं सब परसेंट सीपीयू, मतलब कि जैसे ये मेरा व्हाट्सअप है तो ये व्हाट्सअप मेरे प्रोसेसिंग का कितना परसेंट यूज़ कर रहा है बैकग्राउंड में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 0.2% जो मेरा सीपीयू वो ये यूज़ कर रहा है। इसी के साथ में आप देख सकते हैं सीपीयू टाइम लिखा हुआ है। सीपीयू टाइम मतलब कितने देर से ये प्रोसेस यूज़ कर रहा है। तो ये मेरा प्रोसेस यूज़ कर रहा है लगभग 2 मिनट 56 सेकंड, ऐसे ही अब 57 सेकंड। तो ये बढ़ता रहेगा, ठीक है। इसके बाद थ्रेड्स आता है, तो यहाँ पे व्हाट्सअप 15 थ्रेड्स यूज़ कर रहा है। अब आपको थ्रेड्स नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि एक प्रोसेसर में मल्टी कोर्स होते हैं और उस एक कोर में मल्टीपल थ्रेड्स होते हैं, जिसको हर अलग अलग फीचर्स के लिए असाइन किया होता है। तो यहाँ पे जो मेरा व्हाट्सअप है वो 12 थ्रेड्स यूज कर रहा है। और ठीक इसके बाद आपको दिखेगा आइडियल बैकअप। तो अगर आपको आइडियल बैकअप्स नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ कि आइडियल बैकअप का मतलब होता है कि व्हाट्सअप ने बैकग्राउंड में प्रोसेसर को कितनी बार जगाया है। मतलब प्रोसेसर के पास अगर कोई काम नहीं होता है तो वो आइडियल कंडीशन में चला जाता है, मतलब कि वो सो जाता है। तो ऐसे में व्हाट्सअप ने उसे कितनी बार काम करने के लिए उठाया है, तो यहाँ पे ये 18 है, मतलब ये करंट बता रहा है। ऐसा नहीं है कि अभी से लेके, मतलब जब से मैंने व्हाट्सअप यूज़ किया तब से लेके अब तक सिर्फ 18 बार ही उठाया है। ये हर सेकंड में चेंज होता रहता है। और नेक्स्ट है काइंड। काइंड का मतलब होता है कि जो ये प्रोसेस हो रहा है वो किसके वजह से हो रहा है। तो यहाँ पे काइंड में आपको एप्पल दिख रहा होगा और वैसे सभी काइंड की सारी लिस्ट में आपको एप्पल ही दिखने वाला है। और इसके बाद जो आता है परसेंटेज जीपीयू, मतलब कि वही ग्राफिक प्रोसेस यूनिट है। तो जो व्हाट्सअप है मेरा कितना जीपीयू यूज़ कर रहा है, 0% यूज़ कर रहा है। अगर मैं वहीं पे यहाँ पे कोई यूट्यूब की वीडियो देख रहा होता या फिर कोई गेम खेल रहा होता या कोई मूवी देख रहा होता तो ये मेरा जीपीयू बढ़ जाता है। जीपीयू टाइम है 00 दिखा रहा है क्योंकि अभी तक वो यूज़ ही नहीं हुआ है। और अगला आपको दिख रहा है पीआईडी। पीआईडी है ये 1374। पीआईडी क्या होता है, प्रोसेसिंग आईडी होती है। मतलब कि मैं आपको समझाता हूँ, जैसे स्कूल में आई कार्ड होता है ना, आई कार्ड से ही हमें पता चलता है कि बच्चे का नाम क्या है, क्लास क्या है, सेक्शन क्या है, एड्रेस क्या है, ठीक है, मम्मी पापा का नाम क्या है, वो आई कार्ड से ही पता चलता है। तो वैसे ही प्रोसेसिंग की भी आईडी होती है। इससे पता चलता है कि कौन सा ऐप कितना यूज़ करे, कौन कौन से प्रोसेस बैकग्राउंड में चल रहा है, कितनी देर से चल रहे हैं, वो सारी चीज़ें हैं। तो उसी को एक आईडी दी जाती है। अब इस पीआईडी का मैं एक छोटा सा डेमो आपको दिखा देता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पे ऐप पर जाकर यहाँ पे टर्मिनल ओपन करता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ किल, ठीक है। और इसके बाद जो पीआईडी है मेरा व्हाट्सअप का ये रहा 1374। 1374, मतलब मैंने किल कर दिया कि ये जो प्रोसेसिंग आईडी है उसे बंद करना है। तो जैसे ही मैं इसे क्लिक करता हूँ तो देखिए व्हाट्सअप यहाँ से गायब हो जाएगा। ये देखिए गायब हो गया। तो मतलब मैंने इस प्रोसेसिंग आईडी को ही किल कर दिया है। और इसी तरह से पीआईडी का यूज़ होता है हर जगह, अलग-अलग सिस्टम ये खुद ही यूज़ करता है। इसके बाद यूज़र है। यूज़र मतलब कि कौन-सा सर्विस या कौन-सा ऐप कौन यूज़ कर रहा है। जैसे कि आप देख सकते हो ऊपर जो एक्टिविटी मॉनिटर है, वो अंकित कश्यप यानी मैंने ही ओपन किया इसलिए मेरा नाम आ रहा है। अगर कर्नेल टास्क को हम देखें तो यहाँ पे रूट जो मतलब रूट मैनेजर है वो इसे यूज़ कर रहा है। विंडो सर्वर को कौन यूज़ कर रहा है, विंडो सर्वर ही यूज़ कर रहा है। तो इसी तरीके से आपको यूज़र दिख जाएँगे। और अगर आपके सिस्टम में मल्टीपल यूज़र्स हैं, मतलब कई सारे लोगों ने अपने-अपने अकाउंट बना रखे हैं, तो वो भी यहाँ पे बता देगा कि कौन-सा फीचर किस यूज़ के हिसाब से
काम हो रहा है। और ठीक आपको नीचे यहाँ पे कुछ ग्राफ दिख रहा होगा, इसमें लिखा है सिस्टम, मतलब कि जो सीपीयू है वो सिस्टम कितना यूज़ कर रहा है, तो आप देख सकते हैं 2% यूज़ कर रहा है, अब ये 3% हो गया, मतलब हर सेकंड ये बढ़ता चढ़ता रहता है। ठीक है, यूज़र्स 6% यूज़ कर रहा है, मतलब कि यानी मैंने जितने भी इसमें सेटिंग की है, जितने भी मैंने ऐप्स इंस्टॉल किए हैं, उस वजह से कितने प्रोसेस इसमें यूज़ हो रहे हैं, तो ये 5% है, 4% हो गया, ये भी बढ़ता चढ़ता रहता है। ठीक है, आइडियल, अभी आइडियल क्या होता है, आइडियल मैंने आपको अभी समझाया था कि जब सीपीयू के पास कोई काम नहीं होता है तो वो स्लीप मोड में चला जाता है। तो स्लीप मोड में अभी कितना है, 96%, 80%, मतलब कि अभी उसके पास कोई काम नहीं है तो वो स्लीप मोड में जा चुका है। ठीक इसके राइट साइड में आपको कुछ ग्राफ दिख रहा होगा, ये आपको बता रहा है कि कितना सीपीयू यूज़ हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे कोई हैवी गेम खेल रहा होता या फिर हैवी वीडियो एडिटिंग कर रहा होता, तो यहाँ पे ग्राफ कुछ ऊपर नीचे हो जाते और आपको जो सिस्टम यूजर्स है इनकी परसेंटेज आपको ज़्यादा देखने को मिलती। ठीक इसके राइट साइड में कितने थ्रेड्स यूज़ हो रहे हैं ये भी आप देख सकते हैं, और प्रोसेस काउंट कितना है ये भी आप देख सकते हैं। और यहाँ पे आपको ऊपर कुछ मेन्यू दिख रहे होंगे, उनका क्या काम है वो मैं आपको समझा देता हूँ। कि जैसे गूगल क्रोम है, तो जो पहला कट का ऑप्शन आ रहा है इससे आप क्लोज कर सकते हैं उस प्रोसेस को, इस पर क्लिक करेंगे और इसके बाद जो क्विट आ रहा है क्विट कर सकते हैं। अगर ये हैंग हो चुका है, क्विट नहीं हो रहा है, तो आप फोर क्विट भी कर सकते हैं। इसके बाद ये आई बटन है, इससे आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अब आप यहाँ देख सकते हैं जो मेमोरी है, जो इसकी रियल मेमोरी है, जो मतलब गूगल क्रोम जो ऐप है इसकी रियल मेमोरी है 430 MB की, और वर्चुअल मेमोरी है 480 GB की। अब आप बोलेंगे कि भाई 480 GB क्या होता है, जो मेरा मैक मिनी M4 है ये खुद ही 256 GB पर बेस्ड है, तो 400 जीबी कैसे हो गया? मैं आपको समझाता हूँ कि जो मैक का ऑपरेटिंग सिस्टम है वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है बैकग्राउंड से। तो जो आपको ये वर्चुअल मेमोरी दिख रहा है वो ये बता रहा है कि जो मेरा गूगल क्रोम है, ये मैंने गूगल क्रोम सेलेक्ट किया हुआ है, तो जो मेरा गूगल क्रोम का जो ऐप है उसकी जो कोडिंग है उसका जो ओरिजिनल साइज़ है वो 480 जीबी है। जी हाँ, आपने सही सुना, 480 जीबी है, और उसको मैक ओएस ने कंप्रेस करके कितना बना दिया है, 430 MB का बना दिया है। वैसे आप शेयर्ड मेमोरी देख सकते हैं 216 MB है। अब ये शेयर्ड मेमोरी साइज़ क्या है कि इस ऐप का वो हिस्सा जो ये सीपीयू के साथ शेयर कर सकता है या कर रहा है, तो वो ये चीज़ें आ गई। ठीक है, अब ये प्राइवेट मेमोरी साइज़ क्या है? प्राइवेट मेमोरी साइज़ वो है कि गूगल क्रोम का वो पार्ट जो प्रोसेस अपने लिए प्राइवेटली सेव करके रखता है, ताकि हम जब भी गूगल क्रोम को ओपन हो करें तो वो जल्दी से ओपन हो जाए, इसमें कोई डिले ना हो। तो वो चीज़ जाती है प्राइवेट मेमोरी साइज़ में। और इसके नेक्स्ट में आप यहाँ पे स्टैटिक्स देख सकते हैं अच्छे से, कितने थ्रेड्स यूज़ हो रहे हैं, कितने पोर्ट्स यूज़ हो रहे हैं, पोर्ट्स के बारे में हम आगे बात करेंगे। सीपीयू टाइम देख सकते हैं, कॉन्टेक्स्ट देख सकते हैं, फॉल्ट्स देख सकते हैं, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। और ओपन फाइल एंड पोर्ट्स में कुछ आपको इस तरह की चीज़ें देखने को मिलेगी। इसी के नेक्स्ट में आप देखेंगे तो आपको एक और ऑप्शन देखने को मिलता है, इसमें 4 मेन्यू हैं। पहला है सैंपल प्रोसेस, आप जो गूगल क्रोम है उसका सैंपल देख सकते हैं कि प्रोसेस जो बैकग्राउंड में हो रहा है वो कैसा दिखता है। तो कुछ इस तरीके से दिखता है, कुछ डिटेल्स है नीचे, जो कि हमारे काम की तो नहीं है, तो ये डेवलपर के काम की होती है। और अगर आपको और प्रो यूज़र बनना है तो इसकी वीडियो भी मैं बना दूंगा कभी। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ पे सिस्टम डंप देख सकते हैं, सिस्टम डायग्नोसिस कर सकते हैं, और स्पॉटलाइट डायग्नोसिस कर सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद आ जाता है यहाँ पे सीपीयू, मतलब अभी हमने सीपीयू ही सेलेक्ट किया हुआ है, तो जो भी इन्फॉर्मेशन है वो सीपीयू की है। ठीक है, इसका अगला आ जाता है मेमोरी। मेमोरी क्या होता है, रैम। रैम को ये मेमोरी कहते हैं एप्पल वाले। तो रैम क्या है कि यहाँ पे आप प्रोसेस नेम देख सकते हैं कि प्रोसेस में कितने ऐप या कितने फीचर यहाँ पे अभी बैकग्राउंड में चल रहे हैं। जैसे गूगल क्रोम है, तो गूगल क्रोम ने कितना रैम यूज़ किया हुआ है, 235 MB रैम यूज़ किया हुआ है। ठीक है, अब अगला देखेंगे थ्रेड्स है, तो गूगल क्रोम ने 47 थ्रेड यूज़ कर रखे हैं। और इसके नेक्स्ट है पोर्ट्स। पोर्ट्स गूगल क्रोम ने 924 यूज़ कर रखे हैं। आपको पोर्ट्स का मतलब नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, पोर्ट्स कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है। मतलब पोर्ट्स का मतलब होता है इनपुट और आउटपुट, मतलब कि गूगल क्रोम को इंटरनेट से लेन देन करने के लिए कितने पोर्ट्स, मतलब कितनी खिड़कियों की जरूरत पड़ रही है। आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि इस तरफ गूगल क्रोम बैठा हुआ है और इस तरफ इंटरनेट बैठा हुआ है, तो इंटरनेट और गूगल क्रोम के बीच में एक दीवार है जिसे हम रैम कहते हैं, और रैम के अंदर कई सारे विंडोज बने हुए हैं जिससे गूगल क्रोम इंटरनेट से बात कर सकता है। तो कितने विंडोज से उसको जरूरत है गूगल क्रोम को इंटरनेट से लेन देन करने की, तो यहाँ पे ये बताया है 924 पोर्ट्स वो यूज कर रहा है। अगला यहाँ पे पीआईडी है यानी प्रोसेस आईडी, तो यहाँ पे 821 प्रोसेस आईडी है। यूजर्स कौन है, अंकित कश्यप, यानी मैंने ही इसे ओपन किया तो इसलिए मेरा नाम आ रहा है। ठीक है, अगर आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक ग्राफ दिखेगा जिसमें लिखा है मेमोरी प्रेशर। मेमोरी प्रेशर एकदम कम है और ग्रीन कलर का है। अगर मैं यहाँ पे हैवी गेम खेलूँ या फिर कोई हैवी टास्क करूँ जैसे वीडियो एडिटिंग करूँ, तो ये मेमोरी प्रेशर येलो हो जाएगा, और जब ये फुल होने वाला होगा तो ये रेड भी हो जाता है। ठीक, इसके राइट साइड में आप देखेंगे फिजिकल मेमोरी है। फिजिकल मेमोरी क्या होता है कि मेरे सिस्टम में एक्चुअल रैम कितनी लगी हुई है। जैसे कि मैं आपको पिछले वीडियोस में बता चुका हूँ कि जो मेरा मैक मिनी M4 है 16 GB रैम पर बेस्ड है, तो इसलिए जो मेरा फिजिकल मेमोरी है 16 GB दिखा रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट है मेमोरी यूज्ड। तो मेमोरी यूज्ड का मतलब है कि सिस्टम ने कितने रैम को यूज़ किया हुआ है, तो यहाँ पे 9 GB से भी ज़्यादा मेरे सिस्टम ने यूज़ किया हुआ है। कैश्ड फाइल,
कैश फाइल यहाँ पे 6.5 जीबी से भी ज़्यादा है। कैश फाइल का मतलब होता है कि रैम ने मेरे यूज़ेस पैटर्न के हिसाब से उन सभी ऐप्स के कुछ-कुछ पार्ट्स अपने पास सेव करके रखे हुए हैं, ताकि जो भी मैं ऐप्स यूज़ करूँ, ओपन करूँ, तो उसमें डिले ना हो, वो ईज़िली फ़ास्ट ओपन हो सके, तो उसे ही हम कैश्ड मेमोरी कहते हैं। तो यहाँ पे कैश्ड मेमोरी 6.5 जीबी से भी ज़्यादा यहाँ पे दिखा रहा है। अगला है स्वैप यूज़, जो कि 0 बाइट्स है। अब ये स्वैप यूज़्ड क्या है, मैं आपको बता दूँ कि मैक क्या करता है कि अगर जब भी इसका रैम फुल हो जाता है, मतलब 16 जीबी है, और अगर मैंने हैवी टास्क करके या मल्टीटास्क करके रैम को पूरा फिल कर दिया है, तो ये क्या करता है कि हार्ड डिस्क में से, यानी जो एसएसडी इसमें लगा हुआ है, उसका भी कुछ पार्ट ये यूज़ करता है एज़ अ रैम, जिसे हम स्वैप्ड यूज़्ड कहते हैं। तो ये मेरा स्वैप यूज़्ड है, 0 बाइट्स है अभी। और ठीक इसके नेक्स्ट में हम देखेंगे तो जो मेमोरी यूज़्ड है उसमें भी कई सारी इन्फॉर्मेशन है। जैसे ऐप मेमोरी 6 जीबी है, मतलब 6.5 जीबी के आसपास है। और वाइड मेमोरी है 1.5 जीबी। अभी वाइड मेमोरी क्या है? वाइड मेमोरी का मतलब है जो मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहा है। ये कोई ऐप नहीं है, कोई किसी तरह का फीचर नहीं है। ये जो ऐप, जो ओएस है ना, मैकओएस टावर 26, उसको यूज़ होने के लिए कितना रैम चाहिए, कितना रैम ले रहा है ये, तो ये 1.5 जीबी के आसपास रैम ले रहा है। नेक्स्ट है कंप्रेस्ड। कंप्रेस्ड क्या है? जो मैंने अभी आपको समझाया था कि जो रैम है कुछ चीज़ों को मेरे पैटर्न के हिसाब से, जो भी मेरे यूज़ेस पैटर्न है, उसके हिसाब से कुछ फाइल्स को ये पहले से अपने पास कंप्रेस्ड करके रख लेता है, ताकि जब भी मैं इसको ओपन करूँ तो वो डिले ना हो, ईज़िली फ़ास्ट तरीके से ओपन हो जाए। तो यहाँ पे 302 एमबी यहाँ पे यूज़ हो रहा है, ठीक है? अब रैम वाला भी चैप्टर पूरा क्लियर हो चुका है, अब आते हैं एनर्जी पे। अब यहाँ पे मुझे आपको एक चीज़ समझानी है, जैसे कि मैक मिनी M4 मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो ये एनर्जी मेरे लिए इलेक्ट्रिसिटी हुई। अगर आप मैकबुक यूज़ कर रहे हैं, तो ये आपके लिए बैटरी हुई, जो एनर्जी है वो आपके लिए बैटरी आप कंसिडर करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो गूगल क्रोम है, वो कितना एनर्जी यूज़ कर रहा है, तो 0.1। अब आप ये मत सोचिएगा कि ये 0.1 क्या है, एमएएच है या फिर वॉट है या वोल्ट है, ये नहीं है। ये एप्पल का खुद का ही अपना एक एल्गोरिदम होता है, उसका ये परसेंटेज बताता है, ठीक है? जैसे कि गूगल क्रोम 0.1% एनर्जी इम्पैक्ट कर रहा है, ठीक है? नेक्स्ट है 12 आवर पावर, मतलब पिछले 12 घंटे में किस ऐप ने कितना जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम किया है। तो गूगल क्रोम ने पिछले 12 घंटे में 87.78% जो पावर है वो कंज्यूम किया है। नेक्स्ट आ जाता है ऐप नैप। नैप का मतलब आपको पता होगा, नींद को कहता है। अगर नहीं पता है तो मैं आपको समझा देता हूँ। जो छोटी नींद होती है, जो मतलब कि 5 मिनट के लिए अगर मैं सो जाऊँ तो उसे नैप नैप कहते हैं। तो ये कह रहा है कि कितने ऐप है जो नैप पर जा सकते हैं। मतलब कि कुछ ऐप ऐसे होते हैं जो बैकग्राउंड में जिनके पास काम नहीं होता है, तो वो स्लीप मोड पे चले जाते हैं। तो यहाँ पे सब पे नो नो है, एक पे यस है। जैसे टर्मिनल, टर्मिनल को अभी बैकग्राउंड में कोई काम नहीं है, तो इसलिए वो सो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी के जितने भी ऐप है वो बैकग्राउंड में भी काम करते हैं, इसलिए उसमें ऐप नैप नहीं है। और अगला आता है प्रिवेंटिंग स्लीप। इसका मतलब है कि कितने ऐसे ऐप है जो स्लीप मोड में जाते तो हैं लेकिन अभी नहीं जा रहे हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो मेरा वॉइस मेमोज है, यानी जो मैं ऑडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वही टूल है ये। तो ये प्रिवेंट स्लीप, मतलब कि जो स्लीप मोड में जाने से रोक रहा है। क्यों रोक रहा है? क्योंकि मैं ऑडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो वो तो स्लीप में जाएगा ही नहीं, तो बैकग्राउंड में तो काम करता ही रहेगा, ठीक है? इसके नेक्स्ट में है यूजर्स। यूजर्स वही, मैंने इसे ओपन किया है, अंकित कश्यप मेरा नाम आ रहा है। अगर सर्वर इसे ओपन करता तो यहाँ पे सर्वर लिखा आता है, ठीक है? नीचे अगर आप देखेंगे तो आपको छोटा सा ग्राफ दिखेगा। ये ग्राफ में आप देख सकते हैं कि कब कहाँ कितना जो एनर्जी है वो इम्पैक्ट हुआ है। चलिए, अब एनर्जी वाला भी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया है। अब आते हैं डिस्क पे। डिस्क का मतलब हार्ड डिस्क होता है, मतलब कि जो मेरा इसमें एसएसडी लगा हुआ है, कौन सा ऐप या कौन सा फीचर कितना मेरा स्टोरेज यूज़ कर रहा है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे जानेंगे। तो आप प्रोसेस नेम में देखेंगे तो पहला आ रहा है गूगल क्रोम। गूगल क्रोम मैंने ओपन किया हुआ है, इसलिए यहाँ पे भी बैकग्राउंड में ओपन है। तो इसने 1.82 जीबी का जो डाटा है वो राइट कर लिया है, और इसके नेक्स्ट में बाइट्स रीड है, जहाँ पे गूगल क्रोम ने 555 एमबी डाटा रीड कर लिया है। और इसके बाद प्रोसेसिंग आईडी आ गई, और इसके बाद यूजर्स आ गया। अब ये रीड राइट का क्या कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे कि गूगल क्रोम है, तो गूगल क्रोम में कितना डाटा इन्होंने राइट कर लिया है, मतलब कितना डाटा इन्होंने खुद से जनरेट किया है। अब जनरेट का मतलब डाउनलोड भी होता है। जैसे मैं कोई वीडियो डाउनलोड करूँ, गाना डाउनलोड करूँ, कोई भी फाइल डाउनलोड करूँ, तो राइट में ही आएगा। और ठीक अगर मैं कोई वीडियो प्ले करता हूँ या कोई वेबसाइट ओपन करता हूँ, तो वहाँ पे रीड आएगा, क्योंकि वो सिर्फ पढ़ रहा है, वहाँ पे कुछ नया जनरेट नहीं हो रहा है। वो पहले से था सर्वर पे, वो सिर्फ रीड हो रहा है, तो यहाँ पे रीड में आएगा, ठीक है? अब आप नीचे को देखेंगे तो नीचे आपको कुछ टेबल दिखेगा, टेबल में भी कुछ डिटेल्स है, वो भी हम एक बार देख लेते हैं। तो ये रीड्स इन है। अब ये पूरे सिस्टम की बात कर रहा है। अब ये पार्टिकुलर किसी एक फीचर या एक ऐप की बात नहीं कर रहा है, ये पूरे सिस्टम की बात कर रहा है कि कितने अभी तक रीड्स इन हो चुके हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 3,03,466 बाइट्स
रीड हो चुकी है। और राइट कितने हुए? 2,56,500, अब ये ज़्यादा हो गया है। आप देख सकते हैं ये राइट हो चुके हैं। वही अगर हम रीड की स्पीड देखें तो अभी सेकंड के हिसाब से 0 है, राइट की स्पीड देखें तो सेकंड के हिसाब से 1 हो गई, अब 23 हो गई। ये हमेशा ऊपर नीचे होते रहते हैं, हर सेकंड प्रोसेस यहाँ पे चलता रहता है। साथ ही आप यहाँ पे एक छोटा सा ग्राफ भी देख सकते हैं। ग्राफ में आप देख सकते हैं कि जो नीचे वाला रेड है वो राइट है और ऊपर वाला जो ब्लू है वो रीड है। तो राइट अभी यूज़ हो रहा है, रीड अभी यूज़ नहीं हो रहा है। इस पे क्लिक करके आप इनपुट आउटपुट भी देख सकते हैं, मतलब क्या रीड इन है और क्या राइट आउट है। और इसी के साथ जो भी इंफॉर्मेशन आप यहाँ देख रहे हैं वो इसी का ही रिफ्लेक्शन है, मतलब कि कितना डाटा रीड हो चुका है। तो भाई यहाँ पर 10 GB से भी ज़्यादा डाटा रीड हो चुका है। कितना डाटा राइट हो चुका है? तो यहाँ पे 8 GB, मतलब 8.5 GB से भी ज़्यादा डाटा राइट हो चुका है। तो जो डाटा रीड था उसकी स्पीड क्या थी? तो भाई अभी जीरो, अभी ये 12 kbps की हो गई है। और जो डाटा राइट था उसकी स्पीड क्या है? 300, अब 800, अब 346 केबी। ये इसकी राइट की स्पीड है जो कि हर सेकंड बढ़ती चढ़ती रहती है। ठीक है, अब आपका डिस्क का भी कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया मैंने। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट है नेटवर्क यानी इंटरनेट। तो यहाँ गूगल क्रोम हेल्पर ने 69 केबी डाटा सेंड कर लिया है, मतलब भेज दिया है। कहाँ भेज दिया है वो मैं आपको समझाऊंगा आगे, ठीक है। और साथ ही कितना डाटा रिसीव किया है? तो 116 केबी का डाटा इन्होंने रिसीव कर लिया है। कितने पैकेट सेंड कर चुका है ये? तो 1093, अब 70 हो गए पैकेट सेंड कर चुका है। और कितने पैकेट को रिसीव कर चुका है? तो 1174 पैकेट्स को रिसीव कर चुका है। इसके बाद प्रोसेस आईडी आप देख सकते हैं और यूज़र देख सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ सेंट रिसीव्ड क्या होता है और ये पैकेट्स क्या चीज़ है। देखिए, अगर आपको पता है कि इंटरनेट कैसे काम करता है, तब तो ये आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आपको नहीं पता है कि इंटरनेट कैसे काम कर देता हूँ, तो मैं अभी आपको समझा देता हूँ। देखिए, जब भी मैं कोई ब्राउज़र ओपन करता हूँ, ठीक है, जैसे गूगल क्रोम लिखा है ना, ये एक ब्राउज़र है। जब भी मैं ब्राउज़र ओपन करता हूँ और उसके यूआरएल में मैं कुछ यूआरएल डालता हूँ, जैसे www.youtube.com, और जैसे मैं इंटर दबाता हूँ ना, तो ये ब्राउज़र क्या है, मेरा यूआरएल को आगे भेज देगा। कहाँ भेजेगा? मेरे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर पे, मतलब मेरा जो भी इंटरनेट यूज़ कर रहा हूँ, जियो, एयरटेल, जो भी मैं इंटरनेट यूज़ कर रहा हूँ, वो उनको भेज देगा। और फिर वहाँ से वो सर्वर पे जाएगा। कहाँ? यूट्यूब के सर्वर पे जाएगा, जो मेरा रिक्वेस्ट है। और यूट्यूब के सर्विस से वापस मेरे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर पे आएगा और वहाँ से फिर मेरे डिवाइस पर डाउनलोड होगा। डाउनलोड से मेरा मतलब जो पूरे वेबसाइट की जो कोडिंग होती है, मेन्यू बार, कौन सी वीडियो कहाँ है, जो भी लेआउट होता है, वो सारा डाउनलोड होके मेरे स्क्रीन पर आ जाएगा। तो ये जो सेंट है वो यही चीज़ बता रहा है कि कितना सेंट है। अभी सेंट में अपलोड भी हो सकता है कि मैंने यूट्यूब पे कोई वीडियो अपलोड की, तो उसका डाटा भी यहाँ पे दिख जाएगा। और रिसीव्ड का मतलब वही है कि जो सर्वर से हमें मिला है। अब चाहे वो वेबसाइट की कोडिंग हो सकती है, मतलब कि वेबसाइट का लेआउट हो सकता है, या फिर हम जो भी डाउनलोड करते हैं, जो भी फाइल, वीडियो, MP3 या कोई भी फाइल हम डाउनलोड करते हैं, तो ये रिसीव्ड में आपका दिखाएगा। ठीक है। अब ये सेंड पैकेज और रिसीव्ड पैकेज क्या होता है, मैं आपको समझा देता हूँ। जब भी हम अपने ब्राउज़र में कोई यूआरएल डालते हैं या कोई भी इन्फॉर्मेशन हम डालते हैं और उसके बाद इंटर प्रेस करते हैं, तो हमारा ब्राउज़र क्या करता है, हमारे इन्फॉर्मेशन को छोटे-छोटे पैकेट्स में पैक कर देता है और उसके बाद ही इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को भेजता है। वो ऐसा क्यों करता है? सिक्योरिटी रीज़न की वजह से। अगर वो हमारे डाटा को छोटे-छोटे पार्ट्स में पैक नहीं करेगा, तो कोई भी बीच का मिडलमैन या बैड पर्सन हमारे डाटा को देख सकता है। वो हैकर भी हो सकता है कि हमने क्या पासवर्ड डाला है, क्या हमारा क्रेडिट कार्ड का नंबर है, क्या हमारा घर का एड्रेस है, क्या हमारा फ़ोन नंबर है, वो कोई भी हैकर देख सकता है। इसलिए सिक्योरिटी रीज़न की वजह से जो हमारा ब्राउज़र है, वो हमारी इन्फॉर्मेशन को छोटे-छोटे पार्ट करके उसको पैक कर देता है। ये ठीक उसी तरीके से होता है कि अगर आपने अमेज़न से कोई पार्सल ऑर्डर किया है, तो या तो आपको पता होगा कि आपने क्या ऑर्डर किया है, या तो उस दुकान वाले को पता होगा कि आपने क्या ऑर्डर किया है। बीच में कितने भी डिलीवरी बॉय चेंज होते रहेंगे, डिलीवरी बॉय को यहाँ बिल्कुल भी पता नहीं होगा कि डिब्बे के अंदर क्या है। तो यही चीज़ है कि कितने पैकेट सेंड हो चुके हैं और कितने पैकेट रिसीव्ड हो चुके हैं। ठीक है, अब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब आपको यहाँ पे नीचे एक टेबल दिख रहा है, यहाँ पे भी हम एक नज़र डाल लेते हैं। पैकेट्स इन, मतलब कितने पैकेट्स अभी तक हमें रिसीव हो चुके हैं। तो 1,24,000 कुछ पैकेट्स हमें रिसीव हो चुके हैं। कितने पैकेट्स हमने भेज दिए हैं, मतलब यही पैकेट जो भी मैंने आपको समझाया। तो यहाँ पे 46,000 हमने पैकेट्स भेज भेज दिए हैं। इसके बाद पैकेट्स इन की क्या स्पीड थी पर सेकंड, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। पैकेट्स आउट की क्या स्पीड थी, तो ये भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप छोटा सा ग्राफ देख सकते हैं कि कितना डाटा जा रहा है, कितना डाटा आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे जो आप इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं, ये भी इसी से रिफ्लेक्ट होके ही आ रहा है। जैसे कि कितना डाटा अभी तक हम रिसीव कर चुके हैं, तो 129 एमबी से भी ज़्यादा डाटा हम रिसीव कर चुके हैं। कितना भेज चुके हैं? 12 एमबी, मतलब लगभग 13 एमबी डाटा हमने सेंड कर दिया है। ठीक है, रिसीविंग की स्पीड क्या थी ये आप देख सकते हैं, और डाटा सेंड की स्पीड क्या थी ये भी आप यहाँ देख सकते हैं। वैसे ये इंटरनेट की स्पीड आप मेरे ऊपर टॉप मेन्यू से भी देख सकते हैं।
अगर आपके टॉप मेन्यू में ये नहीं आ रहा है तो मेरा ये वाला वीडियो देख लीजिएगा। इस वीडियो में मैंने बताया है कि ये जो इंटरनेट का स्पीडोमीटर है आपके टॉप मेन्यू में कैसे आएगा। तो ये एक्टिविटी मॉनिटर का सारा कुछ मैंने आपको बता दिया है। उम्मीद है अब आपको पता चल गया होगा कि आपके सिस्टम के बैकग्राउंड में अब क्या-क्या चल रहा है। और अमेज़न से मुझे याद आया कि अभी दिवाली सेल चल रहा है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा डिस्काउंट मिलने वाला है। तो मेरे स्टोर मैकलोडियन.com पर जाके आप चेकआउट कर लेना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और एक बार और मैं आपको रिमाइंड करा दूं कि किसी भी तरह की प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं मैक पर, तो नीचे कमेंट में #मैकफिक्सिंग लिखकर आप अपने प्रॉब्लम को लिख सकते हैं, या फिर जो भी आप सीखना चाहते हैं वो भी आप लिख सकते हैं। इस पे मैं डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा जिससे कि आपको काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी सीखने समझने में। लेकिन उससे पहले प्रो मेंबर बनने के लिए मेरे चैनल को ज्वाइन कर लेना। वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।